तो आज के क्लास में हम सभी पढ़ेंगे एक नए चैप्टर को जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियो, जिसको रेशियो एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेशियो एनालिसिस के नाम से। तो सभी लोग लिखना शुरू करेंगे और लिखेंगे अकाउंटिंग रेशियो, जिसको रेशियो एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है सर, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, आवाज बिल्कुल नहीं होना चाहिए और सभी लोग जल्दी से ये चैप्टर निकाल लीजिए अकाउंटिंग रेशियो नाम का और शुरू करते हैं, जिसको रेशियो एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है सर, अकाउंटिंग रेशियो और रेशियो एनालिसिस। तो आइए जानते हैं कि रेशियो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है। अकाउंटिंग रेशियो या रेशियो एनालिसिस क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। ठीक है सर, और फिर इसमें थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली चीजों को कैसे हम लोग समझेंगे जो आने वाले समय में, आई मीन टू से दैट कि जब आप लोग कॉर्पोरेट सेक्टर को समझिएगा डिटेल में और कभी आपके दिमाग में विचार आया, मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह का विचार आया, तो इस चैप्टर से क्या मदद मिल सकती है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है सर, इन्वेस्टमेंट पर्पस से ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग रेशियो, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अकाउंटिंग रेशियो का मतलब क्या है सर। ठीक है, तो आप सभी देखेंगे कि इसमें दो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, एक तो अकाउंटिंग और दूसरा रेशियो। ठीक है सर, तो एक अभी हमने कहा कि अकाउंटिंग रेशियो को एक और शब्द से जाना जाता है, क्या सर? रेशियो एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या होता है ये रेशियो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है? चलिए शुरू करते हैं। तो हमने कहा कि इसमें दो शब्द इस्तेमाल हुआ है, एक अकाउंटिंग तो दूसरा रेशियो। ठीक है सर, तो या फिर रेशियो एनालिसिस। तो आइए जानते हैं कि रेशियो का मतलब क्या होता है और एनालिसिस तो आप लोग जानते ही हैं। पिछले क्लास में जब हम इसी दिन क्लास लिए थे, आई मीन संडे को, तो आप लोगों को एनालिसिस का डिटेल मीनिंग मैंने समझाया था और एनालिसिस के बारे में लिखवाया भी था, समझाया भी था पूरे डिटेल में। ठीक है सर, तो एनालिसिस क्लियर है। आइए रेशियो क्या होता है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहला शब्द कौन सा लिखेंगे? रेशियो के बारे में। क्या होता है रेशियो सर? हेडिंग बना लेंगे जल्दी से और लिखना शुरू करेंगे मेरे साथ। क्या होता है रेशियो सर? तो देखिए, कहता है कि अगर किसी चीजों को दो या दो से अधिक अंकों को जब उनके बीच का रिलेशन बताना होता है कि ये किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए हम लोग एक एक्सप्रेशन का प्रयोग करते हैं, एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं, जिसको कहा जाता है कि ये चीज इससे ऐसे जुड़ा हुआ है, इस अनुपात में जुड़ा हुआ है। ठीक है सर, उसी को इंग्लिश में कहा जाता है रेशियो। ये कुछ नहीं, एक तरह से कह लीजिए तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जिसके द्वारा हम लोग दो या दो से अधिक अंकों को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं उनके रिलेशनशिप को कि कैसे वो लोग आपस में जुड़े हुए हैं। तो रेशियो क्या है सर? तो रेशियो क्या है सर? तो एक तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो दिखाता है कि कैसे दो या दो से अधिक अंक या दो या दो से अधिक शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, यानी आपस में उनका रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे रेशियो का मतलब कि रेशियो इज एन एक्सप्रेशन। लिखिएगा साथ साथ, दोबारा लिखने का मौका नहीं देंगे, इसलिए साथ साथ लिखना है बिना आवाज किए। आवाज हुआ क्लास के बाहर निकालेंगे। ठीक है, आज का क्लास बहुत ही डिटरमाइंड क्लास है, थोड़ा भी लापरवाही नहीं चलेगी इस क्लास में, ध्यान रखिएगा इस बात का। लिखेंगे रेशियो इज एन एक्सप्रेशन, रेशियो इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कैसा रिलेशनशिप है ये? क्वांटिटेटिव, बिटवीन
क्वांटिटेटिव मतलब संख्यात्मक, अंकों में प्रेजेंट करता है, संख्या में प्रेजेंट करता है, परसेंटेज में प्रेजेंट करता है कि नहीं। रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबरों के बीच में, समझिए। तो रेशियो क्या है सर? तो रेशियो इज एन एक्सप्रेशन, रेशियो क्या है? एक तरह का एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स, बिटवीन टू नंबर्स। चलिए सर, तो ये था रेशियो का मतलब कि रेशियो दो नंबरों के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है। आगे बढ़ते हैं रेशियो एनालिसिस में। रेशियो का मतलब तो जान गए और एनालिसिस का मतलब आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, पहले से ही जानते हैं ना सर? कोई बताएगा एनालिसिस का अर्थ क्या? मैंने बताया था पहले, यस, व्याख्या करना। एनालिसिस का मतलब व्याख्या करना। ये क्या होता है सर? तो लिखेंगे एनालिसिस मींस एग्जामिनेशन या इंटरप्रिटेशन, यही है ना। पिछले क्लास में लिखवाए थे एग्जामिनेशन करना या क्रिटिकल एग्जामिनेशन वर्ड लिखवाया था मैंने, क्रिटिकल एग्जामिनेशन या इंटरप्रिटेशन, है कि नहीं? मैंने व्याख्या करना उसका। तो लिखेंगे एनालिसिस मींस, एनालिसिस का क्या अर्थ होता है? एनालिसिस मींस एग्जामिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन, एग्जामिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल रिलेशनशिप numerical relationship of two numbers, numerical relationship of two numbers, यानी दो नंबरों के बीच उनका एग्जामिनेशन करना या इंटरप्रिटेशन करना का मतलब उनकी जांच करना या उनकी व्याख्या करना ही क्या कहलाता है? एनालिसिस कहलाता है। तो रेशियो एनालिसिस ये शब्द है, इसका अर्थ हुआ कि दो या दो से, रेशियो को भी अगर मिला दे एनालिसिस के साथ तो क्या बनता है कि दो नंबरों के बीच के रिलेशनशिप को क्या करना? एग्जामिनेशन करना और इंटरप्रेट करना, और जिससे कि उन दोनों नंबरों के बीच का रिलेशन पता चले, इसी को कहते हैं रेशियो एनालिसिस। क्लियर हुआ बात? इन दोनों चीजों को आपस में मिला दे तो यही बन रहा है ना जी सर। तो चलिए जरा अभी जो मैंने कहा इस चीज को लिख भी लेते हैं, दोनों को मिला करके लिख लेते हैं कि अब ये दोनों, रेशियो का मतलब हमने समझ लिया, एनालिसिस का अर्थ हमने समझ लिया, और रेशियो एनालिसिस को एक साथ बोल रहा हूं तो कैसे बोलेंगे? तो लिखिए रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस क्या होता है सर? रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस मींस लिखेंगे रेशियो एनालिसिस मींस एग्जामिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन examination and interpretation of numerical relationship पता है कि रेशियो एनालिसिस मींस एग्जामिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल रिलेशनशिप of two numbers, of two numbers। तो रेशियो एनालिसिस क्या है सर? एग्जामिनेशन और इंटरप्रिटेशन है किसका? न्यूमेरिकल रिलेशनशिप का दो नंबरों के बीच। देखिए हमने क्या किया, रेशियो शब्द को और एनालिसिस को दोनों को आपस में मिला दिया, है कि नहीं? क्या बन गया? रेशियो एनालिसिस बन गया कि जब दो नंबरों के बीच का एग्जामिनेशन करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं और उनके रिलेशनशिप को बताते हैं कि उन दोनों नंबरों के बीच आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, तो उसी को कहा जाता है रेशियो एनालिसिस। जब दो अंकों का, दो शब्दों का व्याख्या करके उन दोनों शब्दों के बीच के रिलेशन को, उन दोनों शब्दों के बीच के संबंध को हम लोग बताते हैं, तो उसी को कहा जाता है रेशियो एनालिसिस। समझ रहे बात?
अनुपात विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण, रेशियो मने अनुपात, एनालिसिस मने विश्लेषण। तो क्या बन गया ये रेशियो एनालिसिस? अनुपात विश्लेषण। और अनुपात का मतलब होता है कि दो नंबरों के बीच के क्वांटिटेटिव रिलेशन को बताना, न्यूमेरिकल रिलेशनशिप को बताना। समझ रहे हैं आप? चलिए, तो ये हो गया रेशियो एनालिसिस। ठीक है सर। चलिए, एक और शब्द हमने लिखा था ऊपर, अकाउंटिंग रेशियो लिखा था ना। कभी कभी उसका भी मीनिंग लोग अलग प्रकार से जानना चाहते हैं, अकाउंटिंग रेशियो। तो इसका भी अर्थ जान लीजिए क्या होता है अकाउंटिंग रेशियो। तो ध्यान से सुनिएगा सर, आप लोग देखेंगे कि ये दोनों नंबर जिसके बारे में हम लोग रेशियो का एनालिसिस कर रहे हैं, ये दो नंबर जिनका हम लोग अनुपात निकाल रहे हैं, अनुपातिक भाषा में, एक्सप्रेशन में हम लोग दो अंकों का रिलेशन बता रहे हैं, दो अंकों का संबंध बता रहे हैं, वो अकाउंटिंग में हो रहा है ना। वो दोनों शब्द, वो दोनों जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो कहाँ है? अकाउंटिंग में, हमारे अकाउंटिंग में प्रयोग हो रहा है। और बस अकाउंटिंग के अंकों का, अकाउंटिंग के शब्दों का व्याख्या करना, अकाउंटिंग के शब्दों के बीच का रिलेशन बताना अकाउंटिंग रेशियो कहलाएगा। क्योंकि ये रेशियो एनालिसिस कहीं भी प्रयोग हो सकता है, कहीं भी प्रयोग हो सकता है रेशियो एनालिसिस, लेकिन चूंकि ये अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए क्या कहलाएगा? अकाउंटिंग रेशियो कहलाएगा। लॉजिक क्लियर? बस लिखिए, लिखेंगे द रेशियो बेस्ड ऑन, the ratio based on, the ratio based on financial statement, the ratio based on financial statement are called financial ratio, are called financial ratio। ये फाइनेंशियल रेशियो हो गया, या इसी को फाइनेंशियल रेशियो कह लीजिए, या फिर क्या कह लीजिए? अकाउंटिंग रेशियो कह लीजिए। लॉजिक समझ में आया क्या? तो ये भी जान लीजिए कि अकाउंटिंग रेशियो को ही फाइनेंशियल रेशियो भी कहा जाता है, एक और नाम हो गया। क्लियर है बात? बोलो ना। यस सर। तो आगे बढ़ते हैं सर। अब हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं कि कैसे रेशियो एनालिसिस को अलग अलग प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है। मतलब रेशियो में कैसे दो या दो से अधिक अंकों का, दो या दो से अधिक शब्दों का कैसे हम लोग रिलेशनशिप बता करके रेशियो के फॉर्म में उनको हम प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने अकाउंटिंग में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो लिखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो या मेथड ऑफ रेशियो एनालिसिस, है ना सर? लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे एक्सप्रेशन ऑफ रेशियोज, कि कैसे रेशियोज को दिखाएंगे हम लोग, या फिर कह लीजिए तो मेथड क्या है, मेथड्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। कौन से मेथड है जिनसे कि रेशियो एनालिसिस होता है। तो ये हेडिंग बना लेंगे और इसके बारे में लिखेंगे कि कौन कौन से मेथड हो सकते हैं सर। तो देखिए, रेशियो एनालिसिस को, मतलब रेशियो का एनालिसिस करने के लिए तीन तरह के मेथड्स यूज किए जाते हैं। कितने तरह के? तीन तरह के, तीन मेथड्स होते हैं। देखिए यहां पर पहले वाले को बोलते हैं प्योर रेशियो। कौन सा रेशियो? प्योर रेशियो। या फिर मेथड क्या है सर, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो फ्रैक्शन समझते हो आप लोग? थोड़ा बहुत तो बचपन में अगर मैथ पढ़े होंगे तो फ्रैक्शन का जोड़ घटाव सीखे होंगे, मैंने बटा पर का जोड़ घटाव। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है बट्टा, मतलब 2/3 लिखते हैं ना हम लोग, तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के रूप में हम लोग दिखा सकते हैं या रेशियो के रूप में दिखा सकते हैं। 2:3 उसको हम लोग 2/3 भी लिख सकते हैं। तो या तो प्योर रेशियो उसको कह लो 2:3 को, या 2:3 को 2/3 भी लिख सकते हो। तो वो क्या बन गया? इन्फ्रैक्शन। लॉजिक समझ गए? अगला होगा परसेंटेज रेशियो। क्या होगा दूसरा नंबर? परसेंटेज रेशियो।
लिखेंगे परसेंटेज रेशियो। जैसे अब मान लीजिए कि अगर हम कहें कि कोई दो अकाउंटिंग का जो शब्द है वो आपस में 1:4 के रेशियो में जुड़ा हुआ है। 1:4 माने 1/4, तो क्या हम लोग नहीं बोल सकते हैं 25% के हिसाब से है? 1:4 को 25% बोला जा सकता है ना, क्योंकि 1:4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बस 1:4 इंटू 100 कर देंगे। परसेंटेज का मतलब इंटू 100, या तो 100 इंटू में लिखते हैं या तो डिवाइड में लिखते हैं, यही ना सर परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, 1/4 को इंटू 100 कर देंगे, कितना निकल के आएगा 25%। वही 25% क्या हो जाएगा हमारा, वही परसेंटेज रेशियो हो जाएगा। वही समझ गए। और तीसरा होता है, लिखेंगे रेट रेशियो। तीसरा नंबर हो जाएगा रेट रेशियो, या इसी को बोलते हैं हम लोग कोसेंट बोलते हैं, कोसेंट, QUOTIENT, या फिर इसी को टाइम्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, टाइम्स, माने कितना गुना है। नहीं बोलते हैं कि 4 गुना है। सेल्स जो है ना, सेल्स जो है वो अदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो अदर रेवेन्यू का 4 गुना है, बोल सकते हैं ना, 4 टाइम्स है, टाइम्स में बोल सकते हैं हम लोग। तो इतने तरीकों से 3 प्रकार से हम लोग रेशियो एनालिसिस करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं, 3 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं, 3 प्रकार से करते हैं। आया बात समझ में? चलिए सर, तो ध्यान दीजिएगा, आवाज नहीं करो, चलो ध्यान दो, आवाज नहीं करो। तो हमने कहा कि सर रेट रेशियो या कोसेंट में भी प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, या टाइम्स भी उसको बोल सकते हैं। तो जब हम लोग रेशियो एनालिसिस शुरू करेंगे पढ़ना, आई मीन टू से दैट कि जब क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे तो उसमें कोई आंसर या तो प्योर रेशियो के फॉर्म में आएगा, या तो कोई आंसर परसेंटेज के फॉर्म में आएगा, और कोई आंसर हो सकता है टाइम्स के फॉर्म में आया बात समझ में? ये तीनों प्रकार से आंसर आपके प्रेजेंट किए जाएंगे। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा रेशियो किस किस प्रकार से प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है सर? तो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा कि रेशियो होता क्या है, एनालिसिस का अर्थ पहले से जानते थे, तो आपने सीख लिया रेशियो एनालिसिस क्या होता है, उसके बाद अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है, और फिर कैसे हम लोग रेशियो एनालिसिस करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि हमें रेशियो एनालिसिस करने के हमारे मेथड्स कितने हो सकते हैं। तो कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड। पहला मेथड प्योर रेशियो, या उसी को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, दूसरा परसेंटेज रेशियो, और तीसरा रेट रेशियो या कोसेंट या टाइम्स। तो ये हो गया आपका 3 मेथड जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं सर, रेशियो को प्रेजेंट करते हैं, रेशियो को एनालिसिस करते हैं। आया लॉजिक समझ में? अरे बोलो ना भाई। तो चलो, क्योंकि देखो ध्यान से सुनो, जब हम लोग, क्योंकि आप लोगों को मालूम है ना कि आप लोग के एग्जामिनेशन में 50 ऑब्जेक्टिव आने वाला है, और ऑब्जेक्टिव जब हम डील करा रहे हैं तो ऐसा देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर थ्योरी से क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब थ्योरेटिकल, जैसे अभी मान लो कि कोई टॉपिक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसका फीचर से सवाल दे रहा है, ऑब्जेक्टिव से सवाल दे रहा है कि नहीं, पर्पस से सवाल दे रहा है, इंपॉर्टेंस से सवाल, लिमिटेशन से सवाल दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये थ्योरेटिकल चीजों को भी जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन यही से बन रहे हैं। वही समझ में आया? क्योंकि केवल प्रैक्टिकल तो हम लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन केवल प्रैक्टिकल से काम नहीं चलने वाला है, थ्योरी भी करना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी से ही ज्यादातर सवाल बन रहे हैं। आया लॉजिक समझ में? तो चलिए सर, आइए इसमें अगला थ्योरी हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए। तो लिखेंगे, आवाज नहीं करो बाबू, अगला टॉपिक लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। साथ साथ लिखते जाना है, अगर नहीं लिख पाए तो अगल बगल वालों से देखो, आगे पीछे से देखो, ठीक है? ऑब्जेक्टिव या फिर पर्पसेस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत स्लो लिखवा रहे हैं, समझा दे रहे हैं बीच बीच में। लिखेंगे ऑब्जेक्टिव या पर्पस में पहला नंबर, टू मेजर द profitability, to measure the profitability of the concern
ऑफ द कंसर्न, यानी कि कंसर्न का मतलब बिजनेस, बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करने के लिए भी हम लोग रेशियो एनालिसिस करते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी हमारा कैसा है बिजनेस का। दूसरा लिखेंगे टू डिटरमाइन, आवाज बोलना नहीं होगा तुम लोग का, to determine the operating efficiency to determine the operating efficiency of the business, यानी बिजनेस का ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जानने के लिए भी हम रेशियो एनालिसिस करते हैं। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब कि कितने खर्चे हो रहे हैं, कितने इनकम हो रहा है, किस प्रकार से, है ना, किस अनुपात में, तो ये जानने के लिए भी हम लोग रेशियो एनालिसिस पढ़ते हैं। अगला लिखेंगे टू एसेस, एसेस माने जांच करना, टू एसेस द सॉल्वेंसी, टू एसेस द सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस का सॉल्वेंसी जांच करने के लिए। सॉल्वेंसी का मतलब समझ रहे हो कि वो सॉल्वेंट है कि नहीं हमारा बिजनेस, मतलब बिजनेस अपने लायबिलिटी को पे ऑफ कर सकता है कि नहीं अपने एसेट से, मतलब लायबिलिटी और एसेट्स का रिलेशनशिप आपस में कैसा है, करंट लायबिलिटी का करंट एसेट से, नॉन करंट लायबिलिटी का नॉन करंट एसेट से, इस तरीके से रिलेशन को इसमें हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे, जानेंगे। ठीक है, अगला लिखेंगे टू हेल्प इन फोरकास्टिंग एंड बजटिंग, टू हेल्प इन forecasting and budgeting, forecasting and budgeting, और पांचवा लिखेंगे to help in the management decision making, to help the management decision making। ठीक है सर, टू हेल्प द डिसीजन मेकिंग, कहने का मतलब मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, मतलब मैनेजमेंट को भी उनके डिसीजंस लेने में ये क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है कि कैसे अलग अलग प्रकार से अलग अलग खर्चों का इनकम के साथ, अलग अलग एसेट्स का लायबिलिटीज के साथ, या एक एसेट का दूसरे एसेट के साथ, या एक लायबिलिटी का दूसरे लायबिलिटी के साथ, तरह तरह के रिलेशन हम लोग जांच करेंगे एक आइटम से दूसरे आइटम का, है ना, और पता लगाएंगे कि कैसे बिजनेस के बारे में और ज्यादा अच्छी बातें इसमें हम लोगों को पता चलेगी, जिसके मदद से हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं सर, मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। मतलब मैनेजमेंट आसानी से सोच सकता है कि आगे क्या हो सकता है, अभी तक बिजनेस कैसे चला आ रहा है, और आगे हम लोग क्या क्या डिसीजन लेंगे तो क्या क्या असर पड़ सकता है। तो मैनेजमेंट करने के लिए भी रेशियो बहुत ही ज्यादा काम आता है। तो ये था ऑब्जेक्टिव। चलिए सर, अब आगे हम लोग लिखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंस भी लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या लिखना है, इंपॉर्टेंस की बात करें कि तो कहता है कि इंपॉर्टेंस मतलब किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये किसके किसके लिए आवश्यक है, लाभदायक है। तो सभी के लिए, गवर्नमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो इंप्लॉई हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे ऑनर हो, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे इंप्लॉई हो, कोई भी हो, सबके लिए ये रेशियो एनालिसिस जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। आएगा समझ में? चलो सर, तो अब एक चीज हम लोग लिख लेते हैं, थ्योरी में एक और चीज लिख लेते हैं बस, लिमिटेशन। उसके बाद हम लोग अपना प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू कर देंगे। तो लिखिए लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, जल्दी लिखो। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, पहला नंबर लिखेंगे
पहला नंबर लिखेंगे लिमिटेशन क्या है सर, तो ये कभी कभी फॉल्स रिजल्ट भी प्रेजेंट कर देता है, कभी कभी फॉल्स रिजल्ट भी प्रेजेंट कर देता है। क्या लिमिटेशन सर? फॉल्स रिजल्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत हो किसी प्रकार से तो रेशियो तो गलत आना ही है। अगर यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप प्रेजेंट करते हो वही आपका अगर गड़बड़ हो तो रेशियो तो गड़बड़ होगा ही। तो कभी कभी फॉल्स रिजल्ट भी हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, है कि नहीं। दूसरा नंबर लिखेंगे लिमिटेड कंपैरेटिबिलिटी। लिमिटेड कंपैरेटिवली, लिमिटेड कंपैरेबिलिटी लिखेंगे हम लोग सर, यहां पर BILIT लिखेंगे, BILITY कंपैरेबिलिटी। मतलब कि कंपेयर नहीं हो पाता है ज्यादा से ज्यादा इस रेशियो एनालिसिस के मदद से। जब कंपेयर करने की बात आती है तो आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वहां से होता है। ये रेशियो एनालिसिस ज्यादा कंपैरिजन नहीं दे पाता है। अगला लिखेंगे लैक ऑफ स्टैंडर्ड यूनिवर्सल की जगह पर एक और चीज हम लोग पहले लिख लेते हैं, लिमिटेड यूज ऑफ अ सिंगल रेशियो। लिमिटेड यूज ऑफ ए सिंगल रेशियो। मतलब हुआ कि सर कोई एक रेशियो की अगर हम बात करें, रेशियो वैसे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर ढेर सारे रेशियो इस चैप्टर में पढ़ने हैं, बहुत ढेर सारे 20 रेशियो पढ़ना है। लेकिन उन सभी रेशियो में से किसी एक रेशियो की हम अगर बात करें तो कहता है कि एक रेशियो जान के आप कुछ नहीं जान पाओगे बिजनेस के बारे में। अगर बिजनेस की वास्तविकता जाननी है तो आपको ढेर सारे रेशियो पर चर्चा करनी होगी, आपको ढेर सारे रेशियो पर चर्चा करनी होगी। किसी एक रेशियो की मदद से आप बिजनेस के बारे में नहीं पता लगा सकते हो ज्यादा से ज्यादा। अगर बिजनेस की वास्तविकता जानना है तो आपको 5, 7, 8, 10 रेशियो पर कम से कम चर्चा करनी होगी, तब जाकर बिजनेस का कुछ अनुमान लगेगा। केवल कोई कहे कि बस ये रेशियो हमको बताना दो, बिजनेस के बारे में सब खोल देंगे हम, नहीं सर, एक रेशियो से आप कुछ नहीं जान पाइएगा बिजनेस के बारे में। क्योंकि क्या पता जो आप जानना चाहते हैं वो स्थिति उसका ठीक होगा बिजनेस का, अब आगे सब खराब होगा। समझ रहे हैं बात? ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहने का मतलब किसी सिंगल रेशियो की जानकारी से आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो लिमिटेड यूज है। किसी एक सिंगल की बात करें तो लिमिटेड है, बहुत कम, उसका कोई मतलब नहीं है। एक साथ कई सारे रेशियो को आपको जानना पड़ेगा, तो ये भी कम होगा कि भाई एक रेशियो से काम नहीं चलेगा। अगला लिखेंगे विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग शब्द पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है दिखावापन। हो सकता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर अपने दिखावापन के चक्कर में कुछ गलत फिगर प्रेजेंट कर दे आपके सामने, तो विंडो ड्रेसिंग उसको बोलते हैं। हाँ, विंडो पर बैठ के जो ड्रेसिंग किया जाता है, दिखावापन ही तो है वो, रियलिटी छिपाई जाती है ना, जो रियलिटी है उसको छिपाई जाती है। तो ऐसा हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में भी होता है, अकाउंटिंग में, है कि नहीं। रियलिटी को छिपा करके और विंडो ड्रेसिंग कर दिया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला लिखेंगे पर्सनल बायस भी हो सकता है सर, इसमें पर्सनल बायसनेस भी हो सकता है। अब ये क्या होता है सर पर्सनल बायसनेस? पर्सनल बायसनेस का मतलब होता है कि भेदभाव हो सकता है। कहने का मतलब कि एक व्यक्ति जो है वो चाहे तो रेशियो को थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकता है अगर उसके हाथ में है तो। और कॉर्पोरेट सेक्टर में जो टॉप लेवल पे होते हैं मैनेजमेंट, वो लोग ऐसा करवा भी देते हैं। जब भी देखना, अभी आप लोगों को बताते हैं इसका क्या है कि जब आईपीओ आने वाला होता है ना, अभी एक आईपीओ आया था, आया है, ट्रेडर आया है, नहीं आया है? हाँ, तो अभी एक आईपीओ आया था टाटा टेक का। वो माना जा रहा है कि एक सप्ताह में ही 3 गुना होने जा रहा है आईपीओ प्राइस उसका, एक सप्ताह में 3 गुना। तो सर ये अजीब तरीके का चीजें देखने की मिल रही हैं, क्योंकि कभी कभी आईपीओ आता है तो प्राइस एकदम से उसका बढ़ने के बजाय घटने लगता है। जैसे LIC का हुआ था, 940 से 50 रुपया के करीब में आईपीओ आया था और अभी देखो तो 650 के करीब में है। मतलब जितने लोग पैसे लगाए थे सब नुकसान में है। अब कहने का मतलब ये है सर, लेकिन अभी देखिए अभी जो आईपीओ आया था उसमें फायदा हो रहा है, तो कभी किसी आईपीओ में फायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। अब कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जब आईपीओ, हाँ
उसके लिए आपको ट्रेडर और इन्वेस्टर की पढ़ाई करनी होगी, उसको समझना होगा, ट्रेडिंग की दुनिया और कॉर्पोरेट वर्ल्ड को समझना होगा आपको कि कैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड चलता है। बहुत कम लोगों को समझ में आता है, सब लोग बहुत तो कही मारते हैं कि अनुमान लगाते हैं कि हाँ ऐसा बढ़िया हो सकता है या खराब हो सकता है, फिक्स कुछ नहीं है। मार्केट में क्या परिवर्तन आएगा, देश में क्या परिवर्तन आएगा, कोई नहीं जानता है, और चेंजेस के आधार पर शेयर मार्केट चलता है। चलिए डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे जरा ध्यान से सुनिएगा। हम फिलहाल ये बता रहे हैं कि जब आईपीओ लाना होता है तो कंपनियां क्या करती हैं कि कोशिश में लगी रहती हैं कि कैसे अच्छे से अच्छे फिगर्स को, कैसे अच्छे से अच्छे इमेज को प्रेजेंट किया जाए पब्लिक के सामने, क्योंकि हमें आईपीओ लाना है। तो आईपीओ तो तभी ज्यादा से ज्यादा बिकेगा ना, फुल आप लोगों को पढ़ाए थे आईपीओ इशू होता है तो फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन पढ़ाए थे ना। तो हमेशा कंपनियां चाहती हैं कि हम इतना अच्छा इमेज बना के रखें पब्लिक के सामने कि जब हम आईपीओ लाए तो भाई ओवर सब्सक्रिप्शन जाए, खोला ओवर जाए, अंडर ना हो पाए सब्सक्रिप्शन। हमेशा ये कंपनियां प्रयास में लगी रहती हैं। तो सर ऐसी कई चीजें होती हैं, ऐसी कई चीजें होती हैं जो रियलिटी नहीं भी होती है, मतलब उनका स्थिति उस मामले में खराब भी होता है, तो भी वो कंपनियां चाहती हैं कि उसको अच्छा से अच्छा इमेज बना के कैसे प्रेजेंट करें। विंडो ड्रेसिंग हो सकता है, पर्सनल बायसनेस वहां पर हो सकता है, माने भेदभाव किया जा सकता है, किसी एक व्यक्ति के निर्णय से कोई चीजें बदली जा सकती हैं, होता है कंपनी में ऐसा होता है। और यही सब वजह है कि अगर खूब बढ़िया इमेज बना दिया, अभी देखा होंगे आप लोग जोमेटो के बारे में सुने होंगे, जोमेटो खूब बढ़िया इमेज बना दिया पब्लिक के नजर में, अब पता चला कि देखिए जोमेटो में जितना लोग पैसा लगाए सब लोग नुकसान में है कि नहीं। तो इस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम होते रहता है सर, पर्सनल बायसनेस, विंडो ड्रेसिंग का काम खूब होता है ना। आप लोगों को विंडो ड्रेसिंग बता दिया, पर्सनल बायसनेस, ये तो हो गई बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर की बात। छोटे लेवल पे बात करते हैं। जब यहाँ पे सिवान जैसे छोटे शहरों में बिजनेसमैन जब अकाउंटिंग करवाते हैं ना, सिवान जैसे छोटे शहरों में जब बिजनेसमैन अकाउंटिंग करवाते हैं, अपना टैक्सेशन का काम करवाते हैं, इनकम टैक्स का काम करवाते हैं, तो इनकम टैक्स तो प्रॉफिट में निकलेगा। अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल माइनस एक्सपेंसेज, अभी प्रॉफिट निकलेगा। अब मजे की बात सुनो, यहाँ पर जो लोग टैक्सेशन कंसल्टेंट हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, जो लोग ऑडिट करने वाले लोग हैं, पता है ये लोग क्या पूछते हैं यहाँ पर सीधे पूछते हैं, सर आपको इनकम टैक्स कितना देना है, आप वो हिसाब बता दीजिए, बाकी हम सब मैनेज कर देंगे। यहाँ ये नहीं होता है कि भाई सामने वाला बिजनेसमैन कितना कमाया है, कितना उसने खर्चा किया, उसको माइनस करके जो प्रॉफिट बचा उस पर इनकम टैक्स दे दो। नॉर्मली होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन वो लोग पूछते हैं ऊपर से, मैंने हम नीचे आ रहे हैं, सेल्स माइनस, हमने क्या बोला कि सेल कितना किया उसमें से खर्चा हटा दो, जो प्रॉफिट बचा उस पर इनकम टैक्स दे दो। नॉर्मली तो सीरीज यही है ना, लेकिन यहाँ उल्टा चलता है, सब नीचे से ऊपर की तरफ। आप नीचे का बता दो टैक्स आपको कितना देना है, ऊपर का हम मैनेज कर देंगे। ये छोटे शहरों में इस प्रकार से काम होता है। इतना ज्यादा फ्रॉड्स है इस सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, और सर इसी सब चीज के तो पैसे चार्ज किए जाते हैं, इसी सब चीज के तो पैसे चार्ज किए जाते हैं। आपको अगर आता है, आपको मालूम है कि हम मैनेज ऐसे कर सकते हैं, तो आप पैसा बनाइएगा बढ़िया, क्योंकि अगर किसी का 1 लाख रुपया आप बचा दे रहे हैं तो 10,000 देगा आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 से 3 घंटा में आप उसका मैनेज कर सकते हैं, सारा बुक्स ऑफ अकाउंट 10,000 आ गया। समझ रहे हैं बात, इस तरीके से। अगर बड़ी पार्टी है कोई, तो अगर किसी का 10 लाख आप बचा दे रहे हैं तो 1 लाख आपको दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं, वो थोड़ा और बड़ी पार्टी में जाए तो करोड़ों में हिसाब हो सकता है, तो अगर किसी का 1 करोड़ बचाते हैं तो आपको 10 लाख इधर उधर कर सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। 10 करोड़ 100 करोड़ का बिजनेस है तो उसमें 1-8% भी हुआ तो 1-8 करोड़ आपका हुआ। समझ रहे हैं, तो ये होता है, ये काम कॉर्पोरेट सेक्टर में होते हैं। ठीक है सर, बुक्स ऑफ अकाउंट इधर उधर मैनेज किए जा सकते हैं, बट फिर भी गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है, सेबी हमेशा कोशिश करती है कि इस तरह के फ्रॉड्स ना हो। हमेशा जांच पड़ताल चलते रहता है, अलग अलग कंपनियों में सेबी का छापा पड़ते रहता है ना। कई सारी कंपनियों को सील कर दिया जाता है इन सब फ्रॉड्स की वजह से, है कि नहीं। अभी बाइजू पर ऐसा कॉमेंट किया जा रहा है कि बाइजू अपना फॉल्स बुक्स ऑफ अकाउंट प्रेजेंट किया है पब्लिक के सामने, बाइजू, है कि नहीं। तो बाइजू अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में जो प्रेजेंट कर रहा है फिगर्स को, वो ओवर वैल्यूड करके प्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ऐसे उस पर मतलब चीजें कमेंट की जा रही हैं बाइजू के बारे में। तो कहने का मतलब है कि सेबी और गवर्नमेंट हमेशा इन सब चीजों को माने ध्यान देते रहती है कि ऐसे चीज ना हो, पब्लिक को नुकसान ना हो, बट फिर भी आप जानते हैं ना, चोर हमेशा पुलिस के आगे रहता है, हमेशा आगे रहता है। तो कितना रूल्स रेगुलेशन सरकार बना ले, जो लोग ये सब अच्छा से दिमाग है, जिनके पास ये सब चीजें समझ में आती है, जिनको मैनेज कर देते हैं वो, है कि नहीं। चलिए, तो कहने का अर्थ यह है सर
तो ये सब कुछ लिमिटेशंस है, लिमिटेशन माने कमियां है अकाउंटिंग के या अकाउंटिंग रेशियो के या जो भी एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं उन सबकी ये सब कमियां हैं। तो चलिए थ्योरी यहां पर खत्म होता है और अब हम लोग चल रहे हैं पढ़ने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, माने कितने प्रकार के अकाउंटिंग रेशियो होते हैं सर। तो आइए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। शुरू किया जाए, बोलो ना। तो चलिए एक नया चैप्टर एक नया टॉपिक शुरू करते हैं अकाउंटिंग रेशियो में, और ये टॉपिक पूरा तरह से प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। मतलब प्रैक्टिकली अब हम लोग देखेंगे कि अकाउंटिंग रेशियो वास्तविकता में निकाला कैसे जाता है और तरह तरह के अकाउंटिंग रेशियो के बारे में हम लोग जानेंगे, समझे? अरे बोलो ना भाई। तो लिखे क्या, टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, चलिए सर। तो लिखेंगे इसके बारे में हम लोग कितने प्रकार के अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं। तो लिखेंगे इसके बारे में हम लोग कि सर जो अकाउंटिंग रेशियो होते हैं ना, ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अकाउंटिंग रेशियो? कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है सर, 4 प्रकार के होते हैं। देखिए 4 प्रकार के होते हैं अकाउंटिंग रेशियो। पहला है लिक्विडिटी रेशियो, आवाज नहीं कीजिएगा सर। दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा है एक्टिविटी रेशियो, और चौथा होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। चौथा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। समझ गए बात? ये 4 तरह के रेशियोज आप सभी को पढ़ने हैं सर, 4 तरह के रेशियोज। और ये चारों तरह के रेशियो अगर आपने पढ़ लिया तो चैप्टर खत्म। यही है आपका चैप्टर, यस यही है आपका चैप्टर। ये 4 रेशियो पढ़ लेने हैं और ये 4 रेशियो अगर कमांड आपने बना लिया तो विश्वास मानिए एग्जाम में तो आपको काम आएगा ही आएगा, आपके लाइफ में उससे ज्यादा काम आएगा। जब आप कभी फ्यूचर में अगर शेयर मार्केट वगैरह समझना चाहेंगे तो ये आपको सबसे ज्यादा ये चैप्टर काम देगा। उसमें कभी इन्वेस्टमेंट वगैरह दिमाग में आया, कभी ट्रेडिंग करने के लिए दिमाग में आया, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का दिमाग में आया, तो ये चैप्टर वहां आपको सबसे ज्यादा मदद करेगा। ठीक है सर, और उस हिसाब से हम लोग यहाँ चर्चा भी करेंगे कि एक एक रेशियो जो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ये कैसे आपके डिसीजन को चेंज कर सकता है। ये कंपनी अच्छा है, ये रेशियो के बारे में पता कीजिए, अगर ये रेशियो ठीक है कि नहीं है उस कंपनी में। अगर ठीक है तो वेरी गुड, नहीं है तो फिर कंपनी ठीक नहीं है। ये आपके डिसीजन मेकिंग को चेंज करेगा, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन मेकिंग को। समझ रहे हैं बात? तो ये सब चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए सर, तो ये 4 प्रकार के रेशियो होते हैं। आया बात समझ में? बोलो।